मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मैं पायल बिहाना आज बात करूँगी अभिषेक तिवारी जी से। और बिहार एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी ऐसे नहीं लगता कि उससे बोरियत हो रही हो। उस वहाँ पे इतना कुछ होता है और इतना कुछ होता रहता है। और जो अब हो रहा है वो तो कभी भी नहीं हुआ लग रहा है मुझे, जिस तरीके के इलेक्शन के कैंपेन हो रहे हैं। नमस्कार अभिषेक। नमस्कार दी। जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। अभिषेक आप मुझे एक बात बताओ, लालू यादव, पहले हम इस परिवार की बात करेंगे। लालू यादव जी ने स्टेज पे खड़े होकर कहा कि चोरों को हटाओ। वो किसके लिए बोल रहे थे? इस बात का बहुत अच्छा उत्तर दिया है तेज प्रताप यादव ने कल। उनकी अपनी पार्टी बनाई है। उनकी हाँ, पार्टी का चुनाव चिन्ह बांसुरी छाप है। बांसुरी हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण बनाते बजाते थे, तो अपने जी, आप को हिंदुत्व तक ही सीमित रखा और बोला कि ये सब ड्रामा करना बंद करें, ये कोई मुद्दा नहीं है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, रोजगार है। इस मुद्दे पे बात करें। वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। अब रही बात लालू प्रसाद यादव ने किसको कहा कि चोरों को भगाओ। देखिए, वो जहां पर अटके हैं ना, वो 1996 से लेकर के 2002-3 तक का एरा उनके दिमाग में अटका हुआ है। अब वो हो चले हैं बूढ़े और बहुत सेंस नहीं है। लोगों को बहुत पहचानते नहीं है। उन्हें बताने पे चीजें रिकॉल होती हैं और जो बुलवाना होता है बता देने पे कुछ थोड़ा बहुत बोल पाते हैं। इसीलिए उन्होंने एक वही लागल लागल झुलनिया चला बलम कलकत्ता चला टाइप का वो जो बोला, अगर आप ध्यान देंगी तो 1996-95 में जब लाठी भांजने वाला और तेल पिलाने वाला जो रैली होता था उनका, उसमें यही वो लाइन बोलते थे। इसलिए मैंने कहा कि वो दिमाग अटक गया वहां पे। वो अभी भी अपने आप को सीएम टाइप के। रही बात चोरों को भगाने का, तो वो तो जल्दी पता लगा लेगी, ईडी पता लगा लेगी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से शामिल हैं। और चारा घोटाला वाला तो भाई इस देश में जुडिशियरी ने बता रखा है कि चारा वो घोटाला किसने किसने वो किया। बेल क्यों दी हुई है इतनी लंबी? क्या जुडिशरी को सोशल मीडिया पे दिखता नहीं है कि ये नहीं सब नहीं, कुछ हो रहा है गलत? स्वास्थ्य जुडिशियरी को सोशल मीडिया पे नहीं दिखता, उन्हें तो सबूत दिखता है और वो मानते नहीं है। तो और अच्छा स्वास्थ्य लाभ, अभी तो आपको पता ही है कि कौन उपराष्ट्रपति का कांग्रेस और यूपीए की तरफ से कद्दावर उम्मीदवार सामने हाँ, आया है। एक्स अच्छा, जज है। हाँ, एक्स जज है। उनका उनका सबसे बड़ा जो जजमेंट था वो क्या था? यही था ना कि नहीं नहीं नहीं, ये भोपाल गैस कांड की त्रासदी को दोबारा नहीं खोलना चाहिए। इसी यही यही जजमेंट था ना। तो जजमेंट ऐसा था, भोपाल गैस त्रासदी के मामले की जांच दोबारा अच्छे से ना हो ताकि पीड़ितों को इंसाफ ना मिले। तो इस जजमेंट का रिवॉर्ड दिया जा रहा है आज। अगर मैं ऐसा कह दूं तो क्या अपराध है? क्योंकि अब तो जुडिशियरी पर फिंगर पॉइंट आउट करने का मेरे पास हर वो राइट है। यहां तो जज साहब के घर में जला हुआ नोट मिल गया और 3 जज जो उनके प्रोफेशन के हैं उन्होंने वेरीफाई किया। मैं तो नहीं कह रहा, उन्होंने माना कि हाँ भाई पैसे मिले हैं, इंपीचमेंट की तैयारी हो गई है लिटरली। तो बचा क्या कहने को, सुनने को? अब जैसे कि लालू जी है, अपने आप को मसीहा कहते हैं गरीबों का। तो हम्म। इन्होंने इतने सालों से गरीबों को गरीब ही रखा है। लोगों को समझ नहीं आती है कि अभिषेक की नहीं, इनका राज। मसीहा है ना गरीबों के। गरीब का मसीहा कब आप बनिएगा? जब वो गरीब रहेगा। वो जैसे ही अमीर हो जाएगा तो फिर आप मसीहा कहां रह जाएंगे? मसीहा बनने का तो क्लियर कॉन्सेप्ट है ना कि गरीब और गरीब हो। जितना गरीब रहेगा उतने ज्यादा गरीबों के आप मसीहा बनेंगे। जैसे पान वाले के पास से पान लूट ले, मतलब पान खाया चल देना। अब अब राजद वाले पैसा देंगे क्या? आप कल्पना कीजिए पायल दी कि जिस गाड़ी पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल घूम रहे थे, उस गाड़ी पर चालान है। और चालान कैसा? ऐसा वैसा चालान नहीं, ओवर स्पीडिंग का, उसी थार पे जिसपे ये बिहार में अभी घूम रहे थे। अभी उनकी गाड़ी के नीचे भी कोई आया ना, कोई पुलिस का आदमी आया है नहीं नहीं, आज। वो तो पत्रकारों पे है। मैं आपके दर्शकों के साथ ये स्क्रीन साझा कर देता हूं। मेरे पास सबूत है, मैं यूं ही हवा में बातें नहीं करता। ये इसी गाड़ी पर घूम रहे हैं राहुल गांधी जी। ये ओपन है, ठीक है, चलो, सीट बेल्ट वीट बेल्ट नहीं लगाया और ये रहा चालान।
आप दिखा सकती हैं दर्शकों को, ये मैंने आपके साथ ही स्क्रीन शेयर किया, वहां पर आपके पास पॉपअप आ रहा होगा स्क्रीन पर ही, स्ट्रीम यार्ड के लैपटॉप के पे आप देखिएगा तो वहां पे स्क्रीन शेयर का पॉपअप आ रहा होगा। नहीं आ रहा मेरे। अभिषेक मुझसे अच्छा, ये सब मत करवाओ, मुझे नहीं आता ये सब अच्छा, करना। आप तो इस अपने कारण अपने से नहीं स्क्रीन पे आता। आप अपने चलिए स्क्रीन पे चलिए मैं आपको इसको इसका डिटेल जो है वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि आप अपने दर्शकों के साथ ऐड बाद कर में दूँ ऐड हाँ कर दूँ। साझा हाँ साझा कर लीजिए। एक जो चालान कटा है वो ओवर स्पीडिंग का कटा है 27 जुलाई 2024 को, नहीं भरा, 6 जून 2024 को। अब हाँ भाई, राहुल गांधी जिस गाड़ी में बैठे हो वो गाड़ी तेज न चलेगी, और वो भी थार, तो क्या मतलब। तो ये इनका गरीबी हटाओ गरीबी बचाओ वो दिखता है। अब रही बात पत्रकार के साथ बदतमीजी, तो राहुल गांधी तो खुद ही कहते हैं तुम बीजेपी का पत्रकार है जी। अखिलेश यादव कहते हैं शर्मा जी, पत्रकार में ओबीसी की जाति क्या है। तो था तो दीपक चौरसिया दूरदर्शन में, आपकी सरकार जैसे बनी मम्मी की 2004 में, सॉरी मनमोहन जी की, मम्मी वाली से कहनी तो अच्छी बात नहीं है। क्या है, मम्मी जी के दूसरे काम थे। मम्मी जी का काम था चुनाव आयोग चूज करना, जैसे नवीन चावला को यूपीए चेयरपर्सन होने के नाते चुन लिया। आज जो इनके चमचे हैं वो कह रहे हैं अरे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चुन रहा है, ये सरकार और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर कैसे चुन सकती है। अरे भाई साहब, जब यूपीए की चेयरपर्सन एक सिंपल सांसद नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बना सकती है, यहां तो सरकार चुन रही है, उसके जुडिशियल में वहां अच्छी चीजें आती हैं। गैर संवैधानिक है कहां पे, मुझे ये तो समझाओ। गैर संवैधानिक तो वो था जो नवीन चावला की नियुक्ति थी। अच्छा, उस पर आरोप बड़े गंभीर थे और किसी और ने नहीं लगाए थे, पूर्व चुनाव आयुक्त ने लगाए थे कि हाँ, ये हाँ। डेटा डेटा बाईपास करता है कांग्रेस ऑफिस में। हुँ। और पहले कांग्रेस की 100 कुछ सीटें आई थी, फिर जब ये बन गए तो 200 कुछ आ गई सीटें। तो आप बताइए, मास्क उतार दिया मैंने यहीं पे खड़े खड़े, यही तो मास्क पहना है कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम जो कहेंगे। एक्चुअली पता है, राहुल गांधी का जो संविधान का पन्ना आप लोगों ने देखा होगा वायरल वीडियो में, उसके सारे पत्ते सफेद, सारे पन्ने सफेद थे। इसका आज तो वो मतलब जी, अभिषेक आज तो सीडीएस वो जो है संजय जी हैं, उन्होंने तो बोल दिया कि मैंने ये जो कांग्रेस को भी दिया था, जो मैंने छापा है महाराष्ट्र के बारे में वो सारा फेक है। तो इन लोगों ने उससे लिया, उसने माल-वाल अब अंदर किया अपना और अब बोल दिया फेक है। मैं वही वही आ रहा हूं। अब उसी के बेस पर तो पीपीटी था। एक्चुअली आप ये प्रश्न ना भी पूछती तो मैं वहीं आ रहा था। मैं दर्शकों को पहले ये बता रहा था कि उनके संविधान वाली किताब के सारे पन्ने सफेद क्यों थे। कहने का मतलब कि राहुल गांधी के द्वारा लिखित, राहुल गांधी के लिए और राहुल गांधी के सत्ता को पाने में जो मददगार साबित हो, वही संविधान है, वही कानून है। यही तो हमारे नाना के जमाने से चला आ रहा है। बाकी कैसे हिम्मत हो गई इस देश की जनता की कि मोदी को चुन ले, तुम लोग वोट चोर हो। और हमारे संजय जी कह रहे हैं, अब संजय जी तुक्का पलटी मार गए, तब क्या नैरेटिव चलेगा। संजय जी को लग रहा है मोदी सरकार ने डरा दिया, हम लेकिन नहीं झुकेंगे। तो हलफनामा दे दो। हलफनामा क्यों नहीं देंगे, क्योंकि एक बार वो हलफनामा दे देंगे तो उसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान बन जाएगा। और सुप्रिया श्रीनाथ जी ने कल कह दिया है कि हमने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी का सांसदी इन्होंने सस्पेंशन करने का खेल रचा था। बयान उनके कानून के मुताबिक उनको सजा हो गई 2 साल की। वो तो भला कहिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिए, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब हैं, स्टे तो लगवा ही देंगे, उसमें तो वो महारथी है। तात्पर्य यह है कि इस पूरे खेल में मैं एक बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं और बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहा हूं मास्क उतारो में, किस डीप स्टेट से 100 करोड़ आए थे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के आए थे। ये ट्रंप ने की सरकार आते ही उसने खुलासा किया था कि भारत में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए 120 करोड़ खर्च हुए थे। आप बताइए दीदी, चुनाव आयोग के अलावे किसी ने देखा कोई एनजीओ वगैरह प्रमोशन कर रहा है? तो फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का खेल कैसे रचेगा? मैं बताता हूं।
बिहार में एसआईआर हुए, उसमें 1,20,000 लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं किया। अब आप बताइए, मेरे पिताजी वोटर हैं, मेरे दादाजी वोटर रहे हैं, मेरे चाचा है, मेरी चाची है, मेरे छोटे चाचा, मेरा पूरा खानदान है, तो मेरे पास परमानेंट एड्रेस प्रूफ नहीं रहेगा? इतना मुश्किल है मेरे लिए? मेरा घर है, चलिए जिसका घर नहीं है उसके लिए तो हाउस नंबर 0 वाला भी कॉन्सेप्ट, उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं। आपको ब्लॉक में जाना है, डॉक्यूमेंट बनता है, आवासीय प्रमाण पत्र बनता है। आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास एसएलसी का, मैट्रिकुलेशन का, 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास पैन कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं, कोई बात नहीं। आप बीएलओ के पास जाइए, वो आपकी मदद कर देता है। बीएलए जो राजनीतिक पार्टियां जोड़ती है वो मदद कर देता है। लेकिन यहां पर एक पेच है, बीएलए वोटर आईडी कार्ड में ऐसे भी नाम जोड़ता है। अरे अभिषेक जी, आपके पिताजी हैं सब, तो जोड़ दें, इस बार हो गए ना 18 साल का? हाँ हो गया, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के आधार पे वो जुड़ जाता है। इसी प्रकार से पूरे सीमांचल में, और सीमांचल में ही नहीं, जिधर जिधर इनकी अभी वोट यात्रा हुई है, खूब उस तरह के लोग जोड़े गए। और हम लोगों ने 1-1.5 साल पहले इस बात की चेतावनी दी थी कि ये चीजें हो रही है। तो वो दिक्कत यहां कैंसिल हो जी गई बात, सारी? हाँ लगभग कैंसिल हो गया। अरे वो क्यों हुए ये भी मैं बता दूं, उन्होंने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिए ये भी मैं बता दूं। लाल किला के प्राचीर से मोदी जी ने कहा कि जो डेमोग्राफी बदल रही है वो हमारे लिए और आपके लिए चुनौती है। अब आसान नहीं है, उनको पता है कि ये पकड़ लेगा तो पता चल जाएगा कि हम संभवतः बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, और डिपोर्ट हो ही रहा है मास लेवल पर, तो इन्वेस्टमेंट खतरे में है, इसलिए वोट चोरी। नहीं, सच में आपको लग रहा है डिपोर्ट हो रहे हैं? नहीं, लगना क्या है, वो तो हम दिन रात देख रहे हैं, गुजरात से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, हरियाणा में हर जगह पकड़े जा रहे हैं। और इस पकड़ने को लेकर के पायल दी पूरा एक प्लानिंग था, ऐसे नहीं पकड़े जा रहे। सबसे पहले आईबी ने क्रैकडाउन किन पे किया? जो फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवाने वाले जो सेंटर्स थे, स्पेशली फर्जी आधार कार्ड। और ऐसे करके देश भर में 23 ऐसे लोगों को पकड़ा गया और पूरा उसका गिरोह पकड़ा गया था। जब वो बरेली के अंदर जब वो बांग्लादेशी पकड़ा गया था, तब वहां से एक के बाद एक। और गृह मंत्री जी का बयान याद कीजिए सदन के अंदर, जब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि उत्तर 24 परगना से एंट्री होती है और कैसे इनके फेक आधार कार्ड बनते हैं और फिर वो कैसे देश भर में अलग अलग जगहों पर वो जाकर के छुप रहे हैं। इसके बाद सरकार लेके आती है फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल, जिसमें उसके एंट्री के बाद पास उसको जो ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं उनके लिए सजा है, जो छुपा करके रख के उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा करके या आधार कार्ड बनवा के भारत के अंदर काम दिला रहे, काम करा रहे हैं, या जो उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनके लिए 5 से 8 वर्ष की कठोर सजा और प्लस हैवी फाइन है। इसके बाद खेल बदला। और आपको याद होगा सदन के अंदर ही जैसे ही ये बिल पेश हो रहा था, हड़कंप मच गया था कि अब क्या होगा। एसआईआर उसके बाद का प्रोसेस है। वो लोग कहते हैं ना, डॉट कनेक्ट कीजिए, क्रोनोलॉजी समझिए, तो समझिए बिहार के अंदर ये लोग जो कहते हैं ना वोट चोरी, देखिए शहर के लोग भी समझ पाएंगे और गांव के लोग भी, जिस सिंप्लीफाई भाषा में मैं इस चीज को समझा रहा हूं समझ जाएंगे। दीदी, भारत के अंदर सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा या विधानसभा का नहीं होता। भारत के अंदर सबसे कठिन चुनाव ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। इस ग्राम प्रधान या मुखिया या कुछ लोग सरपंच कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं। उसकी विशेषता यह होती है कि 3 से 4 गांव के लोग जो वोट करते हैं एक प्रधान, एक पंचायत के लिए, उस पंचायत एरिया में हर एक वोटर हथेली पर गिना हुआ होता है कैंडिडेट्स के द्वारा, कि शर्मा जी का बेटा बेंगलुरु में पढ़ता है, उनकी बिटिया यहां रहती है, वर्मा जी की बेटी का ब्याह हो गया, वो चली गई है यहां से पंजाब चली गई है, तो फिर उनके घर में उनके और उनकी वाइफ का वोट है। कुल मिलाकर के हथेलियों पे वोट गिना रहता है।
और ये कह रहे हैं वोट चोरी हो जाएगा। इनको पता ही नहीं है कि विधानसभा और लोकसभा के अलावा भी चुनाव होते हैं। अब शहरों में ये कैसे माइक्रो मैनेजमेंट काम करता है? वार्ड के इलेक्शन में हर एक घर का, वार्ड के, शहर के लोग याद करें, विधानसभा में कोई आपके पास पहुंचे ना पहुंचे, लोकसभा में आपके पास कोई पहुंचे ना पहुंचे, वार्ड इलेक्शन में जो वोटर होते हैं उनके घरों पर पर्ची जरूर छपती है कि मैं लखवीर सिंह लखा जी आपके वार्ड 37 नंबर से खड़ा हूं जी, सानू वोट करो, मैनू वोट करो, है कि नहीं? पर ये बताओ, ये जो ये तेजस्वी और तेज प्रताप तो कह रहे हैं, यादव कह रहे हैं कि ये इन चक्रों में पड़ गए हैं तेजस्वी जी। तो तेजस्वी के लिए राहुल गांधी क्या ऐड करके दे रहे हैं? क्या ऐड हो रहा है उसमें तेजस्वी के लिए? नहीं ऐसा नहीं, क्यों? वो तो नहीं नहीं दीदी, वो देखिए, मैं दीदी आपको एक बात बताता हूं, राहुल गांधी ऐड नहीं कर रहे, वो तो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। जो आदमी 80-90 चुनाव अपनी पार्टी को हरा चुका है, वो राजद को तो साफ करेगा ना, उसको तो खत्म करने वो आए हैं। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों राजद को खत्म करने आए हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा 20-30 सीट एक्स्ट्रा आ गया होता तो हम लोग 20-30 एक्स्ट्रा सीट आया होता तो हम लोग सरकार बना लेते। लेकिन किसी ने सोचा तो ऐड अपनी सीटें मल्लिकार्जुन खड़गे कराते कहां पे? कर्नाटका में तो आमने सामने की लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस की, वहां तो कोई तीसरी पार्टी है नहीं। इसी प्रकार से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह आमने सामने की लड़ाई। तो अलायंस में कहां वो थे खड़े? अलायंस में खड़े थे वो बिहार में, यूपी में। यानी जब तक तेजस्वी यादव रहेंगे तब तक तो उनकी सीटें और बिहार में बढ़ नहीं सकती। जब आमने सामने की लड़ाई होगी तभी तो कोई चांस बनेगा ना। तो कब आमने सामने की लड़ाई में चांस बनेगा? जब राजद ही समाप्त हो जाए। अगर राजद हार जाएगी ये चुनाव, तेजस्वी यादव 5 साल बाद लालू जी होंगे, नहीं होंगे, तेज प्रताप यादव ऑलरेडी एक पार्टी बना चुका है, हो सकता है मीसा भारती भी अपना एक पार्टी बना ले, या फिर कुछ नहीं कह सकते ना ये पूरी चीजें, क्योंकि सत्ता के केंद्रीकरण का लड़ाई तो हर एक राजनीतिक, वैसी पार्टियां जो परिवार वाली पार्टियां हुई हैं उसमें तो हुई हैं। चाहे बाला साहब की पार्टी पार्टी रही हो, वहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच हुई। कांग्रेस में तो 1984 में ही हो गया था, जब मेनका जी को भगाया गया था। स्टालिन की पार्टी में देख लीजिए, अखिलेश यादव की पार्टी में देख लीजिए, ये तो होना ही है। चौटाला की पार्टी में देख लीजिए हरियाणा में। ये तो ऑब्वियस रीजंस है, क्योंकि सत्ता तो सबको चाहिए। तो इस वजह से ये बहुत डिफिकल्ट चुनाव है तेजस्वी के लिए। ये चुनाव हारते हैं तो उनका राजनीतिक कैरियर पर बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और राहुल और गांधी ने आपको बोला मैं हरवाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो? नहीं, पर आपको नहीं लगता राहुल बहुत दूर की सोच सोच रहे हैं? कांग्रेस दूर की सोच रही है, प्रियंका और राहुल, क्योंकि वो ऐसे ही अखिलेश को नुकसान पहुंचाएंगे और यहाँ पे तेजस्वी को। एक बार ही वोट्स हाथ में आ गए इनके, तो नुकसान तो तेजस्वी को होगा ना बाद में। सॉरी जी, मैं वही बोल रहा हूं ना कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग टाइप का ये है कि एक बार तेजस्वी, आप देखिए, हंसिए मत, ये बहुत सीरियस बात है। वो जो उनका रूट है विजिट करने का, कौन कौन सा रूट है? कटिहार, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, ये सारे मुसलमानों का मेजर एरिया। और इधर भी जो घूम रहे हैं वो सिर्फ बॉर्डर लाइन घूम रहे हैं। वो इसलिए घूम रहा है, वो आदमी जानता है कि इस बार हटा दिया रास्ते से तो कहानी समाप्त। तो दूर का तो सोच रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनको तेज प्रताप कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? आपको लगता है नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। दर्शकों को मैं अपडेट करूं, 2019 में जहानाबाद में एक लोकसभा चुनाव हुआ था। उस लोकसभा चुनाव को एनडीए, जदयू की सीट मात्र 1400 वोट से जीती थी। लेकिन उसकी अंदर की कहानी बताता हूं। तेज प्रताप यादव के एक कैंडिडेट थे चंद्रवंशी, और तेज प्रताप यादव लगातार लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से कह रहे थे कि नहीं नहीं, मेरे कैंडिडेट को वहां पे टिकट मिलना चाहिए। टिकट उनको ना मिलकर के सुरेंद्र यादव को मिला, जो कि जहानाबाद के हैवी वेट है, बाहुबली हैं, राजद की तरफ से उनको टिकट मिला।
तेज प्रताप ने गुस्से में चंद्रवंशी को निर्दलीय खड़ा किया, उनके लिए कैंपेन किया, और उससे गेस व्हाट, उनको 8,500 वोट मिल गया। ओके। कितने? 8,500 के ऊपर के आसपास कुछ वोट मिल गया। और इलेक्शन में दीदी हार जीत कितने से हुई? मात्र 1,400 वोट से। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव बिल्कुल शून्य। और अगर आप राजनीति में अगर आप पीआर एजेंट्स को हटा दीजिए, ये जो सोशल मीडिया वाले कहते हैं, तो जिस मैच्योरिटी और जिस क्लियरिटी के साथ तेज प्रताप यादव बात करता है, उतनी क्लियरिटी तेजस्वी के अंदर कभी भी नहीं रही है। लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया? अरे तेज प्रताप यादव पागल है, तेज प्रताप के यादव के अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। जबकि सच्चाई है कि उनका विवेक, उनकी बुद्धि। उनसे किसी ने पूछ लिया था उदयनिधि स्टालिन वाले मामले में, तो बोला कौन मिटा देगा सनातन को? हम बाके बिहारी को पूजते हैं, हम महादेव को पूजते हैं, कैसे कोई मिटा सकता है? हम तो एक ही को जानते ही हैं, वो बाके बिहारी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। कितना क्लियर कॉन्सेप्ट। कभी अपना मैं तेजस्वी से आप जी हाँ, मैं ना दरभंगा में बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत लेबर क्लास को, और हमारे इधर के गार्ड्स, चौकीदार, कुक्स वगैरह होते हैं, तो मैं उनसे मिलती रहती हूँ। स्पेशली अब बिहार का ही आया ना, तो मैं 20-20-25 लोगों को इकट्ठा करके ना पार्क में मिल बोलती हूँ, शाम को ड्यूटी के बाद आ जाना। वो मुझे बताते हंगोली कोई जगह है, क्या है? हंगोली करके जगह है कोई, वहां पे कह रहे हैं कि राशन मिलना बंद हो गया जो मोदी जी दे रहे थे, क्योंकि वो डीलर्स दे नहीं रहे। अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, तेजस्वी ने उनको बोला है कि नहीं, वहां का एमएलए आरजेडी का है, उसने मना की। वो कह रहे हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है कि नहीं, जैसे कि पॉसिबल हो सकता है, मुझे फैक्ट चेक करना पड़ेगा इस पर। ये इसमें पॉसिबिलिटी होगी। देखिए, वो इस तरह मेरे को सॉरी, हाँ बोलिए। हाँ, मतलब ये पॉसिबल है, चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने वहां पे फैक्ट चेक वैसा नहीं किया है। इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की टेक्निकल चीजें राजद कराती रहती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। यहाँ पर एक क्लिक में एक फोटो जाता है, एक वीडियो जाता है, और आपने देखा कि राजद के अपने आप को बाहुबली समझने वाले भाई वीरेंद्र के अगेंस्ट में SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो गया। हम सबने देखा। उन्होंने बोला कि तुम भाई वीरेंद्र को नहीं जानता, पूरा हिंदुस्तान जानता। उसके पहले तो डेफिनेटली पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता, मगर उस वीडियो के बाद जान गया, जिस प्रकार से आज वो आज भी तेजस्वी का कोई बयान है ना कि हम जीत गए तो हम लोग हाथ में क्या बंदूकें लेके चलेंगे, डंडे लेके चलेंगे, कुछ ऐसा बयान दिया उन्होंने। नहीं, मैं मानता हूं। इसीलिए मैंने जब पिछली बार बिहार बंद किया था इन्होंने, तो मैं उस समय से कहता हूं कि इस प्रकार की रैली, इस प्रकार की सभाएं जितना ये करेंगे एनडीए के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि ये लोग एक्चुअली में विवश करते हैं कि आप एनडीए को वोट दो। हाँ। नरेंद्र मोदी क्या है कि वो आपको प्रेरित कर सकते हैं कि हाँ, हमको वोट दो, हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन ये बोलते हैं कि हम गुंडाई करेंगे, हम तुमको औकात दिखाएंगे, तुमको बताएंगे कि लाठी के से। तो ये जो छोटे दुकानदार हैं, ये जो छोटे छोटे रेडी वाले हैं, ये सब इन्होंने वो दौर देखा है, सहा है एक्चुअली। तो पर यंगर जनरेशन को पता है, यंगर जनरेशन को तो पता नहीं है। सिर्फ 2 दशक ही निकले, 2004 तक तो दीदी हमने देखा ही है। अब हमने देखा है, मैंने तो पूरा वो 90s देखा है, अर्ली 90s देखा है। तो सिर्फ 2 जनरेशन को पता नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा है तो मेरी आने वाली पीढ़ी को मैं बता ही दूंगा। ये चीजें है ना, बहुत पहले की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई जमाना 1980 की बात हो गई, ये 2004-5। और ऐसा नहीं कि सुधर गए थे, सुधार होते होते 2006-7 आ गया था। तो चीजें जो है वो है, और बयान भी तो इनके पास है ही, तो मुश्किल है इनके लिए। जी, और ये लोग नीतीश कुमार को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, अटैक सारे बीजेपी पे ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार को क्यों नहीं कोई कुछ कह रहे? क्योंकि इनको ये पता नहीं है ना कि नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे। सो नीतीश कुमार, और दूसरी बात क्या है कि नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज करना बैकफायर करने जैसा है, ये बात वो समझ रहे हैं। अभी आने वाले चुनाव में वो करेंगे प्रयास, लेकिन अभी तो कम से कम नीतीश कुमार पे अटैक नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, आसान नहीं है नीतीश कुमार पे काउंटर करना। और कम से कम राजद की और कांग्रेस की हैसियत भी नहीं है कि वो बिहार में नीतीश कुमार को विकास के मुद्दे पे कम से कम क्रिटिसाइज कर सके।
तो आप सच में नीतीश कुमार के आने से गुंडागर्दी वगैरह कम हुई? बहुत कुछ चीज बदला है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इससे मुझे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि महिला सशक्तिकरण एक्चुअली में किसको कहते हैं। जिस स्टेट में 2004 के पहले शाम के 5 बजे के बाद महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं निकलती हों, उस स्टेट में जीविका दीदी से लेकर के बैंक कर्मचारी से लेकर के सरकारी नौकरी में 45% आरक्षण से लेकर के स्कूल जाने के लिए साइकिल और किताबें देने से लेकर के बिहार में जो पुलिस विभाग है उसके अंदर 45% रिजर्वेशन के बाद रात को, सोचिए कितना बड़ा चेंज है। जो महिला शाम के 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी, वो रात को बिहार में सुरक्षा के लिए पुलिस जिप्सी लेकर के पटना के शहर में, आरा में, छपरा में, वो रात को बिहार को सुरक्षित करने के लिए घूम रही है। इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण हो सकता है क्या कुछ? और शराब? देखिए, इसका एक अलग कहानी है। दो है। सरकार ने कहा कि अवैध है पीना, तो पीने वाले गलती कर रहे हैं, पर महिलाओं का संपूर्ण समर्थन है। दो चीजें हुई हैं। वो गरीब तबका जो शराब पी के आता था और अपनी पत्नी को मारने का, पीटने का काम करता था, वो तो बंद ही हो गया है, क्योंकि पुलिस तो लेके जाती है। डर तो है। इंडिविजुअल क्राइम्स बंद हुए हैं। वो सब अंतर तो है। मुझे नहीं पर लगता कि मैंने जितना देखा है महिलाओं का समर्पण जो है, जो जितना नीतीश के प्रति है, वो मैंने किसी स्टेट में किसी लीडर के प्रति नहीं देखा है। पर मेरे को यहाँ पे वो जो बिहार की लेडीज़ हैं, वो बता रही थी कि नेपाल बॉर्डर से, झारखंड बॉर्डर से सारी शराब आती है, सब आती है। पुलिस वालों से ही खरीदते हैं हमारे हस्बैंड वगैरह। ये हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, मगर क्यों? उनके हस्बैंड खरीद रहे हैं, तभी तो ये बिक रही है। और स्मगलिंग ऐसी चीज है अकॉर्डिंग टू जहां, देम पुलिस वाले ही बेच रहे हैं। देखिए, ये एलिगेशन राजद की तरफ से अधिक है। हाँ, पुलिस में देखिए करप्शन तो है, और राजद से लेकर के जदयू के समय जितने ये पुलिस वाले, जितने लोग अलग अलग तरह के जो ज्वाइन हुए हैं, वो करप्शन ऐसा है कि कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये इंडिविजुअल लेवल का करप्शन है। और ये करप्शन रोकना मुश्किल है, क्योंकि मैं करप्ट हूं, और मैं ये बात हमेशा कहता हूं, द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ कांग्रेस दैट दे मेड कॉमन पीपल करप्ट। अभिषेक, आप इतना घूमते हैं, आप इतना वो करते हैं। एक आई फ़ील जो रूल बनना चाहिए, जो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट बनना चाहिए, हालाँकि दहेज प्रथा काफ़ी कम हुई है कई जगह, पर बिहार में ये बहुत है। मैंने नहीं, बहुत बिहार में इनफैक्ट दहेज के अगेंस्ट रूल, कानून बनाया 7 निश्चय के द्वारा नीतीश कुमार ने और कुछ हो तो नहीं रहा 2015 में। ना। अब देखो, नहीं, अब मैं बताऊँगी, अब जैसे मैं किसी को जानती हूँ, उनकी बेटी की शादी हुई, हाँ, गरीब है वो। मतलब वो इतना डेस्परेट हो गया कि वो कह रहा प्लीज़ मेरी मदद कर दो, अगर मैंने लड़के को इतना कैश और मोटरसाइकिल वग़ैरह नहीं दी, चलो हमने मदद कर दी। क्योंकि वो इतना मजबूर हो गया था कि वो लड़के वाले शादी तोड़ने को तैयार थे। पर मैं जब इन लोगों से बात करती, मैंने एक दिन सिर्फ़ दहेज पे बात की, तो वो कहते हैं इतना ज़्यादा है हमारे वहाँ पे ये। देखिए, ये मिथ जो है ना, मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा बिहार के वो लेकर के, कि बिहार में सबसे ज्यादा है। नहीं, मैं साउदर्न स्टेट घुमा हूँ, नहीं, पर दिल्ली, अभी तो हम पंजाब। बिहार की बात कर रहे हैं ना, तो ये जिन एग्जैक्टली, मैं लोगों वही से कह रहा बात कर रही हूँ, वो तो वो सफ़र कर रहे हैं ना। हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये मिथ है। ये मिथ नहीं है अभी। इसलिए कि सिर्फ बिहार में ज्यादा नहीं, नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कह बिहार रही में बिहार में सबसे एक्सट्रीम ज़्यादा जैसा है। कुछ नहीं है। पर ये बहुत है, क्योंकि मैंने उसको बोला कि तुम्हारी तो बहन की शादी होने वाली थी, क्या हुआ? कहते अभी इतने पैसे ही नहीं है, लड़के वालों ने इतना-इतना माँगा। ऐसी तो बातें सुनती हूँ मैं इन लोगों से जब बात मिलती हूँ। देखिए, लड़के वालों ने इतना इतना मांगा, ये जो रीजन है ना, ये टेक्निकली इनकरेक्ट है। ठीक है, ये क्यों है मैं बता रहा हूं। ये पूरे बिहार की स्टोरी नहीं है, ये पूरे देश की इस प्रकार की स्टोरी है। हाँ, पर अभी क्योंकि हम बिहार की बात करें, मैं हाँ, बिहारियों से मिल रही हूँ ना। मैं वही कह रहा हूं, तो नीतीश कुमार उसके अगेंस्ट कानून लेके आए हैं। देखिए, पर लागू नहीं हुआ। अ, नहीं, लागू तो तब होगा ना जब हम और आप मानेंगे। डेस्परेट किस बात का है कि भाई लड़का हमको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। सरकारी नौकरी कितने प्रतिशत है? 1.5% है। तो जब आपका थॉट प्रोसेस ही गलत है कि सरकार, अच्छा सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? ताकि काम कम करना पड़े। और सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे? तो किसी भी प्रकार से, पढ़ के मिल जाए तो पढ़ के, पैसे दे के मिल जाए तो पैसे से, लैंड फॉर जॉब स्कैम हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जमीन बेच करके लैंड फॉर जॉब स्कैम करा लिया, लेकिन बेटे को ग्रुप डी में नौकरी लगवा ली।
तो फैक्चुअली हम क्या है ना कि किसी चीज को किसी और के कथन पे इंटरप्रेट करने की जगह हम मतलब इस बात को समझे कि सोसाइटी कैसा बन रहा है और मतलब उस पार्ट सोसाइटी को कोई लीडर नहीं सुधार सकता। अब बात आते हैं, आखिरी टॉपिक पे आते हैं, पीके, प्रशांत किशोर। किसकी बी टीम है? बीजेपी की, कांग्रेस की और आरजेडी की? मैं झूठ नहीं बोलता, वो किसी की भी टीम नहीं है, ये गलत बात है। हालांकि एनडीए को संभवतः वो ज्यादा डेंट करेगी, वो बात और है, लेकिन वो किसी की बी टीम नहीं है। आरजेडी की वोट नहीं लेगा वो? आरजेडी के भी लेगा, आरजेडी भी के भी लेगा, लेकिन मुसलमान और यादव वोट तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है। वो लोग ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं टूटेगा। आरजेडी और इनका वोट जो है इस बार, यादव वोट बहुत ज्यादा बीजेपी में शिफ्ट होगा, उसके अलग कारण है, वो कभी और हम चर्चा करेंगे, वो एक अलग आधे घंटे का टॉपिक हो जाएगा। और मुसलमान तो इन्हीं को वोट करेगा। और ओवैसी उसका का क्या रोल होगा इस बारी? उसका तो क्लियर है ना, वक्फ के समर्थन में, जो भी वक्फ के समर्थन में ओवैसी है तो ओवैसी को भी वोट जाएगा, ओवैसी तो उनका नेता है। पर उन्होंने तो 5 सीटें, 4 जो सीटें जीते थे, वो तो आरजेडी में चले गए ना उनके एमएलए। तो तो इस बारी कोई वो बात फिर नहीं, तो कोई बात नहीं, वो इस बार फिर लड़ेगा, जीत जाएगा इस बार। भगाया भी तो जा रहे हैं उनके आरजेडी के कैंडिडेट्स को, उनके सपोर्टर्स को अलग अलग जगहों से, ये भी तो वीडियो आ रहा है कि नहीं नहीं तुमने ओवैसी का तोड़ा, हम नहीं तुमको वोट करेंगे। तो ये सारी भी तो चीजें है ना। और चिराग पासवान? चिराग पासवान के रोल को लेकर के मुझे लगता है एक पूरा अलग एपिसोड हमको करना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान का ऐसे अगर समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा दीदी। देखिए, थोड़ा-सा बता दीजिए शॉर्ट में। देखिए चिराग पासवान एनडीए का हनुमान नहीं है, वो मोदी का हनुमान है। मोदी जी जो कहेंगे, अमित शाह जी जो कहेंगे, जो स्टेटमेंट आएंगे, जैसे आएंगे, वो सब उनके इशारों पे आएंगे। सिंपल, इस बात को इससे ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, और इससे अधिक अगर आप समझने जाएंगे तो फिर बहुत कुछ समझना पड़ेगा आपको। जो बयानबाजी है, राजनीति में चेक एंड बैलेंस होता है ना, वो सारा, वो मैं बार बार कहता हूं, वो एनडीए का हनुमान नहीं, वो मोदी का हनुमान है, और वो अपने आप को कहते हैं। तो मोदी के हनुमान मोदी के लिए काम करेंगे ना। नहीं तो क्या प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश की तो इस बारी 25 सीटें भी नहीं आएंगी, ऐसा होगा? नहीं, मैंने एक ओपिनियन पोल किया है और मैं मानता हूं कि 150 से नीचे सीटें जाएंगी भी नहीं। 150 से सीटें किसकी आएंगी? एनडीए की। हाँ, आ जाएंगी, सरकार बना लेगी। 100%, 100%, और सीएम नीतीश ही, 100%। सीएम नीतीश ही होंगे। नहीं, अब वो तो बहुत बात का सब्जेक्ट हो गया, वो बहुत बात का सब्जेक्ट है। वो तो डिपेंड करता है कि उस वक्त एनडीए में कौन सी पार्टी किस पोजीशन पे कितनी सीटें जीतती है। नहीं पर अभिषेक, ये भी तो एक डर है ना कि अगर नीतीश कुमार को वो नहीं बनाते तो सेंटर में तो नीतीश की सपोर्ट है ना, नहीं, वो भी तो वही वही नहीं, वही बात है ना, बहुत सारे निगोशिएशन टेबल्स पे होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, वो अभी बहुत बात का सब्जेक्ट है। और मैं मोदी जी के मामले में कम से कम वो वाला काम नहीं करता कि मेरे नजर में ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि जिसका नाम लिया वो तो गारंटी नहीं बन रहा है। वो तो कहता है मेरा नाम मत लो। हाँ, सब बस। लोग कहते हैं मेरा नाम मत लेना, मेरी लिस्ट में से नाम कट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मुताबिक एनडीए सरकार बना देगी 100%। और तेजस्वी का फ्यूचर खत्म इस बार ही अगर नहीं बना सीएम? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने पहले ही कहा कि वो राहुल गांधी इसीलिए आए ही हैं। और राहुल की कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? 10-15 से ऊपर कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि जीत पाएगी। जीत जाए 10-15 तो बहुत बढ़िया नंबर है उनके लिए। पिछली बारी ज्यादा जीती थी, 17। इस बारी 10 बार आप कह रहे हैं। चलिए, देखते हैं अब क्या होता है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दी।